Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा PGICH के मॉडल पेपर्स के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे सेशन रहने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम जो है 29 को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम जो यहाँ पे कुछ मॉडल पेपर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको एक प्रकार से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो है क्वेश्चन का पेपर जो है किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल क्या रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का पेपर आपको क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी के सराउंडिंग अपने यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर MCQ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट अपनी क्लासेज जो है नेक्स्ट कुछ डेज़ की आपके जो है PGICH के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना MCQ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेलाइजेशन एक्सेप्ट। तो सभी के सभी जहाँ पे मेथड है वो किसके हैं? ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के मेथड है एक्सेप्ट। कोई एक मेथड है जो एक्सेप्ट है। फ्लेमिंग इंसिनरेशन, हॉट एयर ऑन, ऑटोक्लेविंग। कौन सा मेथड जो है यहाँ पे ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का मेथड नहीं है? तो देखिए, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। तो ड्राई हीट के अंदर आपको कौन कौन से मेथड देखने को मिलते हैं? तो फ्लेमिंग, नेक्स्ट इंसिनरेशन, नेक्स्ट हॉट एयर ऑन। राइट आंसर क्या रहेगा अपना? ऑटोक्लेविंग। मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो बॉइलिंग, पास्चुराइजेशन एंड ऑटोक्लेविंग। ओके, चलिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ। You have just performed defibrillation in a patient with ventricular fibrillation। आपने क्या किया है? अभी परफॉर्म किया है किसको? डिफिब्रिलेशन को। एक पेशेंट में जिसको क्या हुआ था? VF आपको देखने को मिल रहा था। अकॉर्डिंग टू ACLS गाइडलाइन व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। अब अकॉर्डिंग टू ACLS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चेक फॉर ए पल्स, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, एपिनेफ्रिन 1 mg IV, अमियोडारोन 300 mg IV बोलस। क्या करेंगे अगर डिफिब्रिलेशन हमने परफॉर्म किया है, उसके बाद में इमीडिएट आपका नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा MCQ। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? वापस से चेस्ट कंप्रेशन को रिज्यूम करना है। तो ये जो है इमीडिएटली रिज्यूम हो जाना चाहिए शॉक डिलीवरी के बाद में। इसके बाद में जो हम क्या करेंगे? पल्स को असेस कर सकते हैं, री एनालिसिस कर सकते हैं कार्डियक रिदम को। ये हम कब करेंगे? परफॉर्म आफ्टर 2 minutes of चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के 2 मिनट बाद में जो है क्या करना है? हमें पल्स असेस करनी है। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन 1 mg। तो एपिनेफ्रिन कब देंगे हम? ये जो 2 मिनट चेस्ट कंप्रेशन के बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर रिदम सेम रहे, वापस से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको देखने को मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें फिर क्या देना है वहाँ पे? एपिनेफ्रिन। इसकी डोज यहाँ पे आपको बताई हुई है, IV देनी है और 1 mg आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, 1 mg एपिनेफ्रिन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ ही एडवांस एयरवे रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को अगर इंट्यूबेशन वगैरह की नीड है तो वो भी हम कर सकते हैं, एयरवे एडवांस रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट
अब इससे भी अगर कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, रिदम अगर स्टिल सेम रही आपके सामने, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट आपको डोज देनी है किसकी, अमेयोडोरोन की। कितना होता है ये, 300 mg बोलस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, तो एक डोज हमने दे दी, एक पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया सीपीआर का। ठीक है, जिसमें हमने 1 mg एपिनेफ्रिन भी दे दिया, पूरा साइकिल भी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। अब अगर हम वापस से अगर शॉक डिलीवर करते हैं पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल हो गया सीपीआर का। ठीक है, तो सीपीआर भी दे दिया, पल्स बेसिस कर ली, एपिनेफ्रिन भी दे दिया, अमेडोन की फर्स्ट डोज भी आपने दे दी है। बट अगर अभी भी जो है कंडीशन ठीक नहीं हो रही है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शॉक वापस से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, शॉक देने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड डोज, सीपीआर तो आपको कंटिन्यू रखना ही है, सेकेंड डोज जो है आपको क्या करना है, एमियोडोरन की यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और सेकेंड डोज यहाँ पे कितनी होती है, तो 150 mg यहाँ पे जो है सेकेंड डोज जो है दी जाती है। फर्स्ट डोज 300 mg होती है, सेकेंड डोज कितनी होती है, 150 mg जो है रिक्वायर्ड रहती है। तो इस एमसीक्यू में अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which intervention should a nurse include in the care of a client who had continent urinary diversion surgery with creation of cock pouch? कौन सा इंटरवेंशन जो है नर्स इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में, जिस क्लाइंट को क्या हो रखा है, कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन सर्जरी परफॉर्म की गई है, साथ में एक पाउच का क्रिएशन किया गया, कौन सा पाउच, कॉक पाउच। इंसर्ट ए कैथेटर एट 4 to 6 hours of interval to drain the urine. Cleanse the skin around the stoma daily with alcohol and water. Instruct the client to sleep on the side of the stoma to promote urinary drainage. Apply the stoma pouch so that it fits snugly around the stoma. क्या आंसर रहेगा। तो देखिए, कॉक पाउच को हम जो है के पाउच के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम एक नाम से और हम यहाँ पे रीनेम्ड करते हैं, जो कि क्या है, कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी। तो देखो, कोच पाउच एक प्रकार से क्या होता है, कॉन्टिनेंट इंटरनल इलियल रिजर्वायर होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपका यूरिन वगैरह है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे जैसे इसके इस पाउच के अंदर जो है यूरिन वगैरह जो है यहाँ पे कलेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जैसे जैसे फिलअप होगा, तो यूरिन के जो फिल होगा तो इंटरनल प्रेशर यहाँ पे बनेगा, इंटरनल प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे जो वॉल होते हैं इसके अंदर वो हो जाएंगे बंद। ठीक है, वॉल हो जाएंगे क्लोज, जिसकी वजह से जो है यूरिन का ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में करना होता है क्या, ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट ए कैथेटर एट 4 to 6 hours ऑफ यूरिन और इंटरवल टू ड्रेन द यूरिन। इससे हमें क्या करना होगा, कैथेटर को इंसर्ट करना है, ताकि क्या कर पाएँ, जो भी इसके अंदर पाउच के अंदर यूरिन का कलेक्शन हुआ है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर सकें। ठीक है, तो बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लींस द स्किन अराउंड द स्टोमा डेली विथ एल्कोहल एंड वाटर। तो एल्कोहल क्या करेगा, ड्राई करेगा इसको, और स्किन की जो है ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ये तो हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखो, स्लीपिंग ऑन द साइड ऑफ द स्टोमा, ये भी जो है अननेसेसरी आपका पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो है, यूरिन अप्लाई द स्टोमा पाउच। तो यहाँ पे जो है, तो क्या यहाँ पे स्टोमा पाउच लगाने की जो है नीड है, तो देखो जनरली यहाँ पे नीड जो हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, स्टोमा पाउच के यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर देखो क्या किया गया है, आप क्वेश्चन वापस देखिए, डाइवर्जन सर्जरी की गई है, कॉक पाउच बनाया गया है, तो अभी नर्स की क्या केयर है। तो इस कंडीशन में देखो, स्टार्टिंग के कुछ टाइम यहाँ पे जो है सुचर्स वगैरह किए हुए रहते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या प्लेसमेंट हम कर सकते हैं, कैथेटर प्लेस करेंगे, यूरिन को बाहर निकालेंगे। अब अगर स्टोमा पाउच लगाना ही लगाना है, तो हम कौन सा लगा सकते हैं, 1/8 इंच, इससे जो है लार्जर स्टोमा बैग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बाकी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। एक जैसे कोक पाउच होता है, वैसे ही एक जे पाउच होता है, वो भी जो है सिमिलर कंडीशंस के अंदर ही किया जाता है। यूरिनरी डाइवर्जन सर्जरी के अंदर भी वही आपका पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द बेस्ट फॉर असेसिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग टेस्ट है जो एक बेस्ट है असेस करने के लिए किसको, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटिक मेलिटस, की आपकी बॉडी में डायबिटीज़ को, शुगर को जो है कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन, ग्लाइसाइलेट एल्बुमिन, सीरम फ्रक्टोसामाइन, यूरिन शुगर। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, तो देखो ये तो इजी एमसीक्यू है। राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन जो है उसका हम यहाँ पे लेवल असेस करते हैं, जो कि हमें जो है प्रीवियसली जो है 2 to 3 मंथ्स के बारे में ग्लाइसेमिक कंट्रोल के बारे में क्या करता है आपको बताता है। ओके, तो इसके अंदर अलग अलग रेंज होती है, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए ग्लाइसाइलेट एल्बुमिन, तो ये जो है किसके अंदर काम में लेते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल अगर आपको देखना है तो आप कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, ग्लाइसेटेड एल्बुमिन टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं एल्बुमिन का परसेंटेज, मेजर एल्बुमिन परसेंटेज। ओके, ये जो है आप कितने टाइम ड्यूरेशन का अगर बताएगा तो ध्यान रखना 2 to 3 वीक्स का। ग्लाइसेटेड एल्बुमिन से यहाँ पे 2 to 3 वीक का हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। सीरम फ्रक्टोसामाइन, ये भी जो है सिमिलर टेस्ट ही होता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के। यूरिन शुगर के अंदर मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो यूरिन के अंदर है उसको यहाँ पे मेजर यहाँ पे जो है किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है इन्फ्लुएंस हो सकता है, यूरिन शुगर किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है ध्यान रखना। एक तो रीनल थ्रेशोल्ड से इन्फ्लुएंस हो सकता है, और दूसरा ये इन्फ्लुएंस हो सकता है हाइड्रेशन स्टेटस से। तो इसलिए इसको इतना जो है रिलायबल नहीं मानते हैं इन कंपेरेटिवली टू ऑल दिस 3 टाइप्स। राइट आंसर अपना पे क्या रहेगा, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी पर्सन में इम्पेयर्ड है क्या, HbA1c का लेवल अगर इम्पेयर्ड है, ठीक है, फास्टिंग स्टेटस ग्लूकोज का वो इम्पेयर्ड है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ईयरली बेसिस क्लाइंट को कहना है कि आपको क्या करना है, ईयरली बेसिस आपको जो है ये टेस्ट आपको करवाने हैं। नेक्स्ट, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस हो, उसको कहना है कि आपको जो है एवरी 3 ईयर से आपको क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो ये दोनों ही जस्ट फॉर नॉलेज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को मदर को हो तो वो जो है एवरी 3 ईयर टेस्ट करेगी, और अगर किसी में इम्पेयरमेंट है HbA1c के अंदर, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल अगर इम्पेयर्ड है तो उसके अंदर एवरी ईयर यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग हमें करवानी है। मतलब ये स्क्रीनिंग के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है। नेक्स्ट MCQ, while assessing the APGAR score of the newborn, you would assess and score all the following except। तो देखो जब हम यहाँ पे अपगार स्कोर को असेस कर रहे हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर, हमें क्या असेस करना होता है, यू वुड असेस एंड स्कोर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। आप जो है ऑप्शंस के अंदर से सब कुछ यहाँ पे असेस करते हो, उनको स्कोर देते हो, एक्सेप्ट वन, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम यहाँ पे असेस नहीं करते हैं, कलर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड मसल टोन। क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो देखो यहाँ पे इजी एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है, एफर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, एफर्ट इज द करेक्ट वन, रेट यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे एफर्ट होता तो फिर ये अपना करेक्ट नहीं रहता। चलिए, तो रेट को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो अबगार स्कोर एक ये हम कह सकते हैं कि कौन सा मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड है या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड है, तो ध्यान रखना इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव मेथड। क्या करते हैं अपन, न्यू बोर्न की कंडीशन को इवालुएट करते हैं इसके अंदर।
कैसे इवैल्यूएट करोगे, तो 5 अपने पास में क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। कब परफॉर्म करना है, तो एक तो जो है विद इन 1 मिनट के अंदर आपको परफॉर्म करना है, एक आपको करना है 5 मिनट पे परफॉर्म करना होता है। पैरामीटर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज अपीयरेंस, सेकंड वन पल्स, थर्ड वन क्या रहता है, ग्रीमेस, मतलब रिफ्लेक्स वगैरह। नेक्स्ट क्या होती है, एक्टिविटी। लास्ट में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट। भाई रेस्पिरेटरी एफर्ट बच्चे का कैसा है, अब्सेंट है, स्लो, इरेगुलर है, या फिर स्ट्रॉन्ग काई है। 0 स्कोर देंगे, 1 स्कोर देंगे, 2 का स्कोर देंगे। अगर अपीयरेंस ब्लू है, पेल कलर है, तो स्कोर कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। पल्स कैसी है, अब्सेंट, तो कैसा मिलेगा स्कोर, 0 मिलेगा। ग्रीमेस कैसा है, नो रिस्पॉन्स, क्या स्कोर दोगे, 0 देंगे। एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, फ्लॉपी अगर एक्टिविटी है, क्या स्कोर देंगे, 0 स्कोर देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसा है, अब्सेंट है, तो 0 देंगे। इसी के सिमिलर इससे थोड़ी अच्छी कंडीशंस अगर होगी, उसमें हम क्या देंगे, 1 का स्कोर देंगे। और इससे भी अच्छी कंडीशन होगी तो क्या स्कोर देंगे, 2 का हम यहाँ पे स्कोर देते हैं। जैसे बॉडी कैसी है, पिंक है, ठीक है, बट ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन है, उसमें पल्स जो है लेस देन 100 बीट पर मिनट आ रही है, मिनिमल रेस्पॉन्स है उस कंडीशन में, सम फ्लेक्शन दिखा रहा है बच्चा, ओके, और स्लो एंड इरेगुलर है पल्स, सॉरी रेस्पिरेटरी एफर्ट इरेगुलर है, उस कंडीशन के अंदर आपको 1 स्कोर देना है। बॉडी कंप्लीट बॉडी कैसी है, पिंक है, अच्छी बात है, 2 दे दो। मोर देन 100 बीट पर मिनट है, 2 दे दो यहाँ पे। कफ कर रहा है बच्चा, स्नीज कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्स आप देखोगे कैसे, जो एक कैथेटर लेते हैं, कैथेटर को क्या करते हैं, नोस्ट्रिल वगैरह के पास में रखते हैं, तो उससे क्या आएंगे, उसमें रिफ्लेक्स देखेंगे भाई, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। जब स्टिमुलेट करेंगे बच्चे बच्चे को, तो उसमें रिफ्लेक्स आएंगे नहीं आएंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। बच्चा जो है वेल फ्लेक्स है, तो यहाँ पे कितना देंगे, स्कोर 2 देंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग अगर क्राई कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे क्या देंगे, 2 देंगे। तो ये जो स्कोर होता है बच्चे की कंडीशंस को हम इवैल्यूएट करते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट हम सीखिए अपना। A nurse is admitting a client diagnosed with obsessive compulsive disorder। नर्स यहाँ पे क्या कर रही है, एडमिट कर रही है क्लाइंट को। कंडीशन क्या है उसमें, ओसीडी की। हु हैज़ ऑर्डरिंग इशू, जिसको क्या है, ऑर्डरिंग इशू है। ओसीडी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हैंड वॉशिंग करेगा कुछ ज़्यादा, बार बार लॉक को चेक करना, ठीक है, डोर क्लोज है कि नहीं है चेक करना, तो इसको यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग इशू है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स डिलीगेट टू एंसिलरी स्टाफ, ठीक है, तो कौन सा इंटरवेंशन जो है नर्स डेलीगेट कर देगी अपने एंसिलरी स्टाफ को। assisting the client to store personal belonging so as to minimize the client's anxiety, कि भाई उसको जो है क्लाइंट को असिस्ट करेगी कि आपको जो है पर्सनल बिलोंगिंग्स को यहाँ पे जो है उसके साथ में असिस्ट वगैरह करवाने के लिए, ताकि जो है मिनिमाइज होगा क्लाइंट की एंजाइटी को। आस्क द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई समवन हु कैन बी नोटिफाइड रिगार्डिंग द क्लाइंट्स एडमिशन। क्लाइंट को हम कहेंगे कि आप जो है कुछ आइडेंटिफाई करना है किसी को, जो कि जो है नोटिफाई कर सके रिगार्डिंग क्लाइंट्स एडमिशन। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद जनरल यूनिट रूल्स दैट द क्लाइंट विल एक्सपेक्टेड टू फॉलो, कि जनरल यूनिट रूल्स क्लाइंट को बताने कि वो क्लाइंट यहाँ पे क्या कर सके, रूल्स यहाँ पे फॉलो कर सकें, कैसे रहना है, क्या करना है। एनकरेजिंग द क्लाइंट टू टॉक टू समवन इफ फीलिंग एंजियस और एक्साइटेड, कि आपको क्या करना है, क्लाइंट को जो है एनकरेज करना है कि आपको जो है दूसरों से आप बात कर सकते हो जब आपको एंजियस होते हैं आप, और जब आपको एक्साइटमेंट होता है तो। तो कैसे हम अपना आपका जो एंसिलरी स्टाफ है उसको हम किस प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सा वर्क यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर है, असिस्ट करना है क्लाइंट को, ताकि वो अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसका जो भी सामान वगैरह है, उसे जो है प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, वो स्टोर कर सके, जिससे क्या होगा, मिनिमाइज होगा क्लाइंट की एंजाइटी वगैरह। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम सीक्यू।
Hormones and the endogenous substance that are involved in regulation of calcium balance in the body are vitamin D, PTH and insulin, vitamin D, PTH, calcitonin, vitamin D, calcitonin, TSH, vitamin D, PTH and TSH। तो ऐसे कौन से हार्मोन हैं और ऐसे कौन से एंडोजिनस सब्सटेंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कैल्शियम के रेगुलेशन में, या फिर कैल्शियम रेगुलेशन बैलेंस, जो कैल्शियम बैलेंस में रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से हार्मोन हैं और एंडोजिनस सब्सटेंस है? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए 3 हार्मोन यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कैल्शियम हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए। कौन कौन से हैं ये? पीटीएच, विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन। राइट आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो पीटीएच क्या करता है? इंक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम के लेवल को। कैसे इंक्रीज करेगा? बोन रिजॉर्प्शन करके, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करके। नेक्स्ट जो है और क्या हेल्प करेंगे यहाँ पे कि जो रीनल ट्यूबुलर्स है उनसे रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करेगा। एंड जो है कन्वर्जन, जो विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो भी यहाँ पे क्या करेगी, फिर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन वगैरह के अंदर यहाँ पे हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या करता है? डिक्रीज करता है किसको? सीरम कैल्शियम लेवल को, क्या करके? डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन को, ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन कम होगा तो सीरम कैल्शियम के अंदर लेवल कम देखने को मिलेगा। मतलब पीटीएच के टोटली अपोजिट फंक्शन किसका रहता है? कैल्सिटोनिन के। तो विटामिन डी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन के अंदर ये हेल्प करता है। विदाउट विटामिन डी कैल्शियम जो है आपकी बॉडी से जो है एक्सक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी भी सफिशिएंट होना चाहिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आप देखोगे कि जैसे जैसे ओल्डर एज हो जाती है तो फीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर दोनों में ही क्या होता है, विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो है सन का एक्सपोजर प्रॉपर तरीके से नहीं होता, ठीक है। और साथ में जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं उससे भी जो है विटामिन डी हमें पूरा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम भी आपकी बॉडी में कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बोन पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उसको सबसाइड करने के लिए क्या करना होता है? विटामिन डी के सिरप्स जो है वो लेनी होती है वीकली, ओके। तो ये जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर ये फॉलो किया जाता है। विटामिन डी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, पीटीएच रिक्वायरमेंट है और कैल्सिटोनिन भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तीनों मिलकर क्या करते हैं? कैल्शियम हीमोस्टेसिस रेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आरएनसीसी की जो टीम की ओर से जो है, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की ओर से जो है क्या किया गया है, मेगा रिवीजन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है फॉर द नॉट 8 एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है क्या मिलने वाला है, एकदम जो हाई यील्ड एमसीक्यूज है अपने यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है वो ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस आपका ये टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे बनाई गई है, जिसके अंदर जो टॉपिक के अंदर आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज जो एक तो जो रिपीट होते आए हैं उनको भी जो है यहाँ पे अच्छे से डील किया गया है, उनके फर्दर आगे और एमसीक्यूज बनाए गए हैं, ठीक है, जो हमारी ओर से एक बेस्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में नॉट सेट 8 में। अब क्या है इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उसके बारे में एक बार मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो है नॉट 8 प्री एग्ज़ाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टेस्ट आपको जो है मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, ओके, जो 6 AM पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक टेस्ट आपको आफ्टरनून में देखने को मिलेगा 2 PM पे। एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा नाइट में, ठीक है। तो दिन में आपको जो है टोटल 3 टेस्ट आपको यहाँ पे सोल्व आउट करने को मिलेंगे। तो फर्स्ट मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का जो आपको टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक और सिस्टम वाइज,
ठीक है। इसी के साथ ही डेली आपको जो नाइट में आपको जो टेस्ट मिलने वाला है वो रहेगा आपका प्री नॉर्सेट जो 8 है उसके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस की आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी विद बेस्ट एमसीक्यू विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आप ज़रूर अपनी अपनी जो यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर आपको यहाँ पे नीचे मैंशनड है 9588856774। टोटल इसके अंदर कितने टेस्ट आपको मिलेंगे? टोटल इसके अंदर आपको 132 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से 74 आपको क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट के टेस्ट मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट कितने हैं? 74। और 58 जो है नॉर्थ साइड प्री के आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस। ओके, सारे के सारे एमसीक्यूज हाई यील्ड एमसीक्यूज अपने यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम को टारगेट करने के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए एक माध्यम बन सकता है, ठीक है। साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने की एक कोशिश रहेगी आप सबकी। आपका मोटिवेशन यहाँ पे बूस्टअप होगा। आपका डे टू डे आपको अगर जैसे सिस्टम वाइज अगर आपको यहाँ पे टेस्ट सोल्व करने को मिलेंगे तो आपका एज ए रिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो भी टेस्ट के अंदर। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा अभी कौन सा सिस्टम वीक है, कौन सा कहाँ पे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग एकदम कम कर सकता हूँ, या फिर मतलब इसके बाद मतलब सेल्फ जो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पे। Which laboratory test result performed during the 15th to 18th week of pregnancy should a nurse plan to review for a pregnant woman? कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे नर्स असेस करेगी रिव्यू करने के लिए, जो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया गया है 15 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी? क्वाड्रिपल टेस्ट, नकल ट्रांसफ्लुएंसी टेस्टिंग, 1 आवर ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। क्या आंसर आपको देखने को मिलेगा? कौन सा टेस्ट जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं? सीधा सा अपना आंसर रहेगा। तो देखिए, नकल ट्रांसफ्लुएंसी स्क्रीनिंग टेस्ट ये जो है परफॉर्म होती है आपके 11 टू 13 वीक्स के आसपास में। सेकंड जो है ग्लूकोज 1 आवर ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, ये होता है परफॉर्म 24 टू 28 वीक पे। इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं? 28 वीक पे। राइट आंसर क्या बचा पीछे? ऑप्शन नंबर ए, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो कब परफॉर्म करते हैं इसको? 15 टू 18 वीक्स के पास में इसको है असेस कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। इसके अलावा जो है इसके अंदर हम क्या असेस करते हैं? जो ट्राइसोमी है 13 को हम असेस करते हैं, 18 को हम यहाँ पे असेस करते हैं, 21 को हम यहाँ पे असेस करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को यहाँ पे जो है असेस किया जाता है। ओके, तो ये है क्या? क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर एग्जैक्ट हम अगर हम देखें तो क्या रेंज दे सकते हैं? 16 टू 20 वीक्स के सराउंडिंग ये जो है टेस्ट परफॉर्म होता है। अब वो ऑब्स्टेशन पे है, वो कब करवाता है, कौन से वीक में आप उनके पास में जा रहे हो, उसके ऊपर भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A pathologist is studying the factor affecting ESR. All of the following can cause an increase in ESR except. A pathologist है वो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है कि कौन कौन से फैक्टर है अफेक्ट करते हैं ESR को। तो सभी के सभी जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं वो जो है इंक्रीज करते हैं ESR को एक्सेप्ट वन। तो कौन सा ऑप्शन जो है इंक्रीज नहीं करेगा? पॉलीसाइथेमिया, प्रेगनेंसी, हाइपर फाइब्रिनोजेनेमिया, एल्बुमिनेमिया। क्या आंसर रहेगा? क्या होता है ESR? कौन कौन से फैक्टर है ESR को अफेक्ट करते हैं? और कौन कौन से मेथड है ESR एस्टिमेशन के? कौन कौन सी डिजीज राइज करती है ESR को, कौन कौन सी डिजीज कम करती है ESR को?
तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, ईएसआर को। ओके, राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो कौन कौन से मेथड है जिससे हम ईएसआर एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो देखो मेथड है यहाँ पे माइक्रो ईएसआर मेथड, नेक्स्ट मेथड है ऑटोमेटेड मेथड, नेक्स्ट मेथड है वेस्टर्जन्स मेथड, ठीक है। ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम ईएसआर एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ईएसआर जो है डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशंस में होती है, कौन कौन सी डिजीज में होती है। तो देखिए पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया में जो है लो ईएसआर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी आपको जो है लो ईएसआर आपको देखने को मिलेगी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर लो ईएसआर देखने को मिलेगी। न्यूबॉर्न जो होता है उसके अंदर जो है आपको लो ईएसआर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है ईएसआर हाई आपको कौन कौन सी डिजीज में देखने को मिल सकती है। तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हाई ईएसआर मिलती है आपको। एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी हाई ईएसआर मिलेगी। शोक का अगर कोई केस है उसके अंदर भी हाई ईएसआर। बाकी सारे एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया आपको जो है हाई ईएसआर मिलेगी। कोई लीवर डिजीज है हाई ईएसआर मिलेगी। मल्टीपल माइलोमा है तो हाई ईएसआर। प्रेगनेंसी है तो हाई ईएसआर। ठीक है, सारी कंडीशंस है जिनमें आपको हाई ईएसआर आपको देखने को मिलता है। एक और अपना यहाँ पे टॉपिक बन जाता है, वो किसका है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का। ओके, तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, एक प्रकार से क्या है, ये प्रोटीन है, सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है, लीवर के अंदर। नेक्स्ट कौन इसको सिंथेसाइज में हेल्प करता है, तो इंटरल्यूकिन जो 6 है वो इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को असेस करने के लिए, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको देखनी है तो हम किसको असेस करेंगे, किसका लेवल हम असेस करेंगे, तो CRP का लेवल हम असेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज जो है अलग अलग आती है। वैल्यूज़ अगर लेस देन 0.3 mg पर DL है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट वैल्यू जो है 0.3 से 1 mg पर DL है, इसका मीनिंग क्या है, माइनर इलेवेशन है CRP के अंदर। ठीक है, जो कि किस वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत सी चीज़ें, स्मोकिंग कर रहा कोई पर्सन, उसमें हो जाएगा ये इतना इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए 1 mg से लेके 10 mg पर DL की अगर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, ये मॉडरेट एलिवेशन है यहाँ पे। और मॉडरेट एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटिस की कंडीशन हो सकती है, वहाँ पे कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, कोई प्रकार की मैलिग्नेंसी है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन हो सकती है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो CRP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बन जाता है, हर किसी को ये टेस्ट करवाना चाहिए। मोर देन 10 mg पर DL अगर आपका देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तो जो है मार्क्ड एलिवेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है उस पर्सन को, सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस हो सकता है। ठीक है, कोई मेजर ट्रॉमा अगर हुआ है उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए मोर देन 50 mg पर DL, ये अगर लेवल आपको देखने को मिले
तो ये तो आपको 100% किसके बारे में बता रहा है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे 100% है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो ये सीआरपी का लेवल भी आपके लिए ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसके लिए भी पूछा जा सकता है। The nurse is caring for an antepartal client with a Vellemantus cord insertion. The client asks what symptom she would most likely to experience first if one of the vessel tear. The nurse respond that the most likely symptom to occur. तो देखो वेलेमेंटल कोड इंसर्शन अगर होता है तो एंटीपार्टम क्लाइंट है, नर्स उसकी केयर कर रही है और क्लाइंट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सिम्टम जो है वो सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगी अगर वेसल टीयर हो जाती है तो अब यहाँ पे एज ए नर्स आपका यहाँ पे मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्ड क्या रहना चाहिए, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे या फिर प्लेसेंटा अब्रप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो वेलेमेंटस कोड इंसर्शन के अंदर होता क्या है, तो देखो जो वेसल्स होती है, ठीक है, वेसल्स किसकी वेसल्स, तो कोड की वेसल्स, कोड कौन सी, अम्बिलिकल कोड। तो वेसल्स के जो कोड की जो वेसल्स है वो क्या हो जाती है, पहले ही जो है डिवाइड हो जाती है प्लेसेंटा से पहुंचने से पहले, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर। तो फिर ये जो अटैचमेंट हो आपको देखने को मिलता है वो है वेलेमेंटस कोड इंसर्शन। इस केस में अगर आपको जो है वेसल टीयर देखने को मिला तो वहाँ पे 100% क्या मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए आपको यहाँ पे सिम्टम्स के लिए अवेयर रहना होगा। इसके अलावा कोई क्रैम्पिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे कॉमनली नहीं देखने को मिलता है, यूट्राइन एक्टिविटी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। प्लेसेंटा अब्रप्शन यहाँ पे इतना कॉमनली आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि प्लेसेंटा जो है यूट्राइन वॉल से यहाँ पे क्या है प्रॉपर तरीके से अटैच्ड, यहाँ पे जो क्या हो रहा है, कोड की वेसल टीयर हो रही है, ठीक है। तो इससे जो है क्या देखने को मिल सकता है, सीवियर पेन देखने को मिल सकता है, बट जो है प्लेसेंटा अब्रप्शन के स्टेटस आपको नहीं देखने को मिलेगा। राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सीधा सा आंसर है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse has been advised by laboring client that she wants to avoid an episiotomy if possible। अब नर्स यहाँ पे जो है एडवाइज्ड की जा रही है लेबरिंग क्लाइंट को दैट सी वांट्स टू अवॉइड एन एपिसिटोमी इफ़ पॉसिबल। तो लेबरिंग क्लाइंट जो है ये चाह रहा है कि उसको चाहता है कि एपिसिटोमी जो है अवॉइड की जाए। द नर्स रेस्पॉन्ड शुड बी बेस्ड ऑन विच रिकमेंडेशन रिलेटेड टू एन एपिसिटोमी। तो नर्स का यहाँ पे क्या रेस्पॉन्ड रहेगा, एपिसिटोमी के रिलेशन में क्या रेस्पॉन्ड करेगी नर्स यहाँ पे। रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एपिसिटोमी इज प्रिफर्ड। रूटीन यूज ऑफ एपिसिटोमी रिड्यूस prolonged पुशिंग एंड पेरिनियल ट्रॉमा। रूटीन एपिसिटोमी कैन प्रिवेंट pelvic floor damage. Episiotomies should be performed in modern clinical practice। क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले देखो ऑप्शन बी क्या बता रहा है आपको, रूटीन यूज ऑफ एपिसिटोमी रिड्यूस प्रोलॉन्ग पुशिंग एंड पेरिनियल ट्रॉमा। तो देखो रूटीन यूज अगर हम एपिसिटोमी करते हैं तो वहाँ पे जो है पेरिनियल ट्रॉमा का तो जो है चांसेस कम देखने को मिलता है, साथ में प्रोलॉन्ग पुशिंग का भी यहाँ पे जो है चांसेस कम देखने को मिलता है। बट ये क्या करता है, इंक्रीज पेरिनियल जो मैं कह सकता हूँ कि एक तो ये पेरिनियल ट्रॉमा को कम नहीं करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। दूसरा हीलिंग टाइम बढ़ा देता है, हीलिंग टाइम को यहाँ पे जो है इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा।
तो और रूटीन यूज ऑफ एपिसिटोमी रिड्यूस नहीं करता है, प्रोलॉन्ग पुशिंग को जरूर कम कर देगा, बट पेरिनियल ट्रॉमा है उसको यहाँ पे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बट साथ में ही जब ट्रॉमा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हीलिंग टाइम भी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो, रूटीन एपिसिटोमी कैन प्रिवेंट पेल्विक फ्लोर डैमेज। तो रूटीन एपिसिटोमी जो है डिक्रीज नहीं करता है पेल्विक फ्लोर डैमेज को, ठीक है। ये तो क्या करता है, इंक्रीज करेगा सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा को, सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा को इंक्रीज करता है। बट जो टीयर होता है, ठीक है, जो लेसरेशन होता है, उनसे प्रिवेंट जरूर कर सकता है। नेक्स्ट, एपिसिटोमीज जो आर नॉट रिकमेंडेड इन मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो एपिसिटोमी जो है समटाइम इंडिकेटेड होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिटल स्टेटस हमें रीअश्योर नहीं हो रहा है वजाइना के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एपिसिटोमी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई डिस्टोशिया में है फिटस, तो उस कंडीशन में हम एपिसिटोमी परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि डिलीवरी को आगे प्रोसेस किया जाए, ठीक है। तो देखो, ये ऑप्शंस तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एपिसिटोमी इज प्रिफर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि एपिसिटोमीज जो है हम जो है एक रेस्ट्रिक्टेड यूज में इसको यहाँ पे काम में लेते हैं मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, ओके। और एक कुछ ही सर्कमस्टेंसेस जैसे होते हैं जिसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। रूटीन यूज जो है कॉमनली नहीं लेते हैं, बाकी मतलब बहुत कम चीज कम यूज होता है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को एपिसिटोमी करके भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन पर्सन्स के अंदर फॉर एग्जांपल कोई फीटल स्टेटस हम यहाँ पे अश्योर नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टोसिया है, ठीक है, या फिर जो है बच्चे को यहाँ पे डिस्ट्रेस हो रहा है, मदर को डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही जो है ये यूज में लिया जाएगा। मतलब रेस्ट्रिक्टेड यूज हम लेते हैं, ना कि रूटीनली इसको फॉलो किया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसको हम समझाएंगे तो उस क्लाइंट की भी जो है कंसर्न जो है वो रिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient of intestinal amoebiasis is prescribed metronidazole tablet for which of the following side effect she should not be worried about। तो देखो, एक पेशेंट है जो इंटेस्टाइनल अमोबियासिस की कंडीशन उसमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, मेट्रोनिडाजोल टेबलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट शी शुड नॉट बी वरीड अबाउट। तो कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग साइड इफेक्ट है, तो उसको यहाँ पे किसी प्रकार का वरी होने की नीड नहीं है। मतलब पेशेंट एजुकेशन में हम उसको क्या समझाएंगे कि इसके ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, मेटेलिक टेस्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायसल्फेराम लाइक रिएक्शन, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल अमोबियासिस के केस में प्रिस्क्रिप्शन किया गया है मेट्रोनिडाजोल टेबलेट का। कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा, साइड इफेक्ट शी शुड नॉट बी वरीड अबाउट। तो देखिए, इंटेस्टाइनल अमोबियासिस किसकी वजह से देखने को मिल रहा है आपको, तो ये जो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, और एक चीज़ ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, जियार्डियासिस के लिए भी, ओके। एक तो इसको जो है इंटेस्टाइनल अमोबियासिस के अंदर यूज में लेते हैं, जियार्डियासिस की भी ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। जियार्डियासिस क्या होता है, एक प्रकार से प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है जो जियार्डिया लेम्बिया की वजह से आपको जो है पेशेंट को यहाँ पे कोज होता है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल कहाँ कहाँ पे काम में ले सकते हैं, तो बैक्टीरियोइड्स कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन है उसमें काम में ले सकते हैं, ट्राइकोमोनियासिस के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। कैसे इसको यूज में लेना है, इंट्रावेजाइनली, और इसको जो है ओरली भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मेटेलिक टेस्ट। तो मेटानिडाजोल से जो है आपको मेटेलिक टेस्ट फील हो सकता है, ओके। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आपको पूछा है नॉट टू बी वरीड, मतलब मेटेलिक टेस्ट अगर होगा तो उसको बताएंगे भाई, ये साइड इफेक्ट में इसका जो है मेटेलिक यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग,
जो अदर जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो क्या कॉज कर सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग को कॉज कर सकती है, कीमो रिसेप्टर जो आपका ट्रिगर जोन होता है ब्रेन में उसको एक्शन करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायसल्फाम रिएक्शन। तो अगर जो है पेशेंट जो है अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल प्लस मेट्रोनिडाजोल, तो कैसी रिएक्शन हो सकती है? जैसे अल्कोहल के साथ में डायसल्फाम अगर ड्रग पेशेंट को दिया जाता है, उस वैसी जो है सीवियर एडवर्स इफेक्ट जहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में कैसा कैसे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में? तो देखो टेकिकार्डिया होगा, इसको पर्स्पिरेशन होगा, यहाँ पे टेकिपनिया होगा, फ्लशिंग ऑफ फेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो मेट्रोनिडाजोल जो है ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन नहीं करता है। ठीक है, तो नॉट टू बी वरीड, किसके लिए? ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन ऐसा कुछ यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल नहीं कॉज करता है। कैसा यूरिन कॉज करता है? तो रेड डिस्कलरेशन। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एमसीक्यूज हैं जो मेट्रोनिडाजोल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, द पेशेंट इज पेशेंट ऑफ इंटेस्टाइनल अमोबियासिस इज प्रिस्क्राइब्ड मेट्रोनिडाजोल टेबलेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट सी शुड नॉट बी वरीड अबाउट। ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है जिसके लिए वो वरीड नहीं होगी? ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन के लिए तो ग्रीन डिस्कलरेशन नहीं होता है ये साइड इफेक्ट में। कैसा होता है? रेड डिस्कलरेशन होता है, तो उसके लिए ये वरीड रह सकती है, बट ग्रीन इससे नहीं होता है। तो आपको स्पेशली मेट्रोनिडाजोल का पूछा गया है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो रेडिश कलर जो है या फिर रेडिश ब्राउन कलर जो हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। ओके, तो रेडिश ब्राउन कलर का यूरिन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई पेशेंट जो है मेट्रोनिडाजोल ले रहा है तो उसको हम यहाँ पे एजुकेट करके भेजेंगे कि आपको जो है इस प्रकार का कुछ देखो देखने को मिले तो आपको जो है अवेयर रहना है उसके लिए। पेशेंट एजुकेशन में ये सब चीज़ें हमें बतानी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient who has been recently diagnosed with hypertension cannot control his blood pressure by lifestyle modification। एक पेशेंट है जो रिसेंटली डायग्नोस हुआ है किससे? हाइपरटेंशन से, और उसका जो है ब्लड प्रेशर भी जो है कंट्रोल में नहीं लिया जा रहा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। इट इज़ डिजायर्ड टू इनिशिएट एन एसई इनहिबिटर इन दिस पेशेंट। तो इसके लिए फिर क्या डिजायर्ड इसमें किया गया है कि इनिशिएट कर दो किसको? एसई इनहिबिटर को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी डन प्रायर टू इनिशिएटिंग द ड्रग थेरेपी एक्सेप्ट। तो एसई इनहिबिटर्स को एडमिनिस्टर करने से पहले कुछ हम टेस्ट वगैरह यहाँ पे करवा रहे हैं जो कि ज़रूरी है। एक्सेप्ट मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ज़रूरी नहीं है? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, रीनल आर्टरी डॉपलर, सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन, सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। क्या आंसर रहेगा? तो ऐसे इनहिबिटर्स इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 एमसीक्यू बनते हैं अपने इस टॉपिक में से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ एमसीक्यूज पूछे भी गए हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, एससीई इनहिबिटर क्या करता है, क्या इसका एक्शन रहता है एससीई इनहिबिटर का? तो देखो एससीई इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन नहीं देखने को मिलता है किसका? एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक है, और जो है रास जो पाथवे होता है वो कैसा हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे रास पाथवे, जिससे कि क्या देखने को मिलेगा? ब्लड प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये इसका जो है फंक्शन है, मैकेनिज्म एक्शन। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी ड्रग होती है, तो देखो जिसके पीछे जो है प्रिल लगा होता है वो एसी इनहिबिटर है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, नेक्स्ट लिसिनोप्रिल, नेक्स्ट एनालप्रिल, नेक्स्ट रैमीप्रिल। तो ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं। नेक्स्ट देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में पूछ लेते हैं।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एसीज इनहिबिटर। कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है? तो प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर इसको क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये क्या कोज कर सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज कर सकते हैं बच्चे में, स्पेशली कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये कोज हो सकता है। और एक और कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, वो है पॉटर सिंड्रोम। ये कब देखने को मिलेगा पॉटर सिंड्रोम? तो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट है? तो लिख लीजिए, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर इसको जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा गया है। रीनल फेलियर में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा गया है। अगर किसी की जीएफआर रेट कम है तो उस कंडीशन में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा गया है। नेक्स्ट, हाइपरकैलेमिया के अंदर भी इसको जो है हम कॉन्ट्रा इंडिकेट मानते हैं। हाइपरकैलेमिया के अंदर भी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि एचसीई जो खुद है वो क्या कॉज करती है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल। तो पोटेशियम को लेवल को खुद इंक्रीज करती है। तो पहले से अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो उसमें इस ड्रग को हमें क्या रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट हमें रखना है। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ, साइड इफेक्ट में क्या मिलता है पेशेंट को? कफिंग। साइड इफेक्ट से भी एमसीक्यू आते हैं। कफिंग होता है, एंजियोएडिमा, ठीक है, कफिंग हो सकता है, एंजियोएडिमा हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, और प्लूराइटिस की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखो अब हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जिसके अंदर ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी डन प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम। तो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन को हमें यहाँ पे करवाने की एसेस नहीं है, करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हमें करना है। अगर पेशेंट पॉजिटिव हुआ, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है उसमें, तो हमें ये ड्रग क्या रखनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखनी है, ठीक है। अभी हमने इसको देखा, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखनी है। नेक्स्ट, रीनल आर्टरी डॉपलर, अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर हुआ उसमें इसको क्या रखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, क्योंकि फिर ये किडनी इंजरी कोज करवा देगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद में अगर हम देखें तो सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन, सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन किस लिए, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि ये खुद क्या कोज करवाती है, हाइपरकैलेमिया कोज करवाती है, इसलिए जो है सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे असेस जरूर से जरूर करना है। बाकी तो ये था आपका पूरा का पूरा ऐसे इनहिबिटर। यहाँ से कुछ हमने 8 से 10 एमसीक्यूज देखे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। इसी प्रकार से अपने जो है फार्मा भी यहाँ पे जो है धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी। ऐसे कंप्लीट फार्मा यहाँ पे हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते, और एग्जाम के अंदर कंप्लीट फार्मा जो थियोरेटिकल जो पार्ट है वो ज़्यादातर आपको पूछा भी नहीं जाता है, स्पेशली ड्रग्स से, उसके साइड इफेक्ट्स से, जो कॉमन ड्रग्स हैं जो पूछते आ रहे हैं उन्हीं के सराउंडिंग दूसरे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही, ठीक है। हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की, ठीक है। आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की, कि क्या है आरएनसीसी, ठीक है। तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।